बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सत्ता क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सत्ता पालन के आधार के बारे में पढ़ेंगे और सत्ता के रूप क्या हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैधता क्या होती है ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। सत्ता यानी ऑथोरिटी क्या होती है, आइए इसे समझते हैं। आप ये देखिए सबसे पहले लाइन में कि प्राचीन और मध्यकालीन राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में शक्ति महत्वपूर्ण थी। प्राचीन और मिडाइवल जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है ना, उसमें शक्ति महत्वपूर्ण अवधारणा थी। लेकिन अगर हम वही आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें, राजतंत्र में शक्ति महत्वपूर्ण थी, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात अगर हम करते हैं तो सत्ता की अवधारणा कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि शक्ति जो है वो प्रत्येक जगह सही नहीं हो सकती। शक्ति प्रत्येक जगह सही नहीं हो सकती। अनेक बार हम शक्ति के भय के कारण मजबूरी में उसे स्वीकार करते हैं। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम और आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। समझ में आ रही है आपको बात? क्योंकि शक्ति जो है प्रत्येक जगह पर सही नहीं हो सकती है। अनेक बार हम शक्ति को डर के कारण भी मजबूरी में स्वीकार करते हैं। लेकिन सत्ता की अगर हम बात करें तो सत्ता जो है वो किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी नियम या किसी आदेश का एक ऐसा गुण है जिसके कारण हम उस व्यक्ति को, संस्था को सही मानकर अपनी स्वेच्छा से उसके आदेशों का पालन करते हैं, वही सत्ता है। अगर हम सही कहें, जब हम किसी बलशाली के आदेश की पालना करते हैं तब उसकी आज्ञा पालन का आधार क्या होता है? शक्ति। अगर हम किसी पावरफुल व्यक्ति के आदेशों की पालना करते हैं तो उसकी आज्ञा पालन का आधार क्या है? शक्ति। लेकिन अगर हम बात करें कि चौराहे पर यातायात पुलिस के इशारे पर अगर हम रुकते हैं तो यहाँ शक्ति नहीं है, यहाँ सत्ता है। ठीक है, किसी के आदेशों का पालन हम कर रहे हैं अपनी स्वेच्छा से। ठीक है, किसी व्यक्ति, संस्था के आदेशों का हम पालन कर रहे हैं अपनी स्वेच्छा से, तो वो सत्ता का प्रतीक है। इस प्रकार शक्ति के साथ अगर वैधता जुड़ती है तो वो सत्ता कहलाती है। शक्ति प्लस वैधता जब मिलती है तो वो सत्ता बन जाती है। दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि वेद शक्ति ही सत्ता है। दूसरे शब्दों में आप क्या समझ सकते हैं? वेद शक्ति ही सत्ता है। फिर इसके मामले में बायस्टर्ड ने क्या बोला है? बायस्टर्ड ने परिभाषा दी है कि सत्ता जो है वो शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। हेनरी फेयोल की बात देखिए आप। हेनरी फेयोल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। हेनरी फेयोल क्या कहता है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। आदेश दे भी सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो और ऑर्डर मनवा सकते हो। इसी को हेनरी फेयोल ने शक्ति बोला है। पालन कराने की शक्ति को सत्ता बोला है। अब आप अगला देखिए, सत्ता पालन का आधार क्या है? तो सत्ता पालन के बारे में ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सत्ता का पालन ही क्यों करते हैं हम? व्यक्ति सत्ता का पालन क्यों करता है? तो सत्ता पालन करने के लिए चार मुख्य आधार है। ठीक है, वो देखिए आप। चार मुख्य आधार में क्या आएगा आपके? सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका विश्वास, दूसरा एकरूपता, तीसरा लोकहित, चौथा दबाव। विश्वास की बात अगर हम करें तो सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है अधीनस्थों का सत्ता के प्रति विश्वास, सत्ताधारी के प्रति विश्वास। यानी जो सत्ता पर जो बैठा है, गद्दी पर जो बैठा है, उसके अधीनस्थों का उसमें विश्वास होना ज़रूरी है। जैसे आप उदाहरण के लिए मोदी सरकार ले सकते हो, है ना। मोदी सरकार की बात अगर हम करें तो मोदी सरकार में मोदी जी का जो कहना उनके अधीनस्थ करते हैं, उसकी सत्ता में विश्वास रखते हैं, और ये विश्वास जितना गहरा होगा, सत्ताधारी के आदेशों की पालना उतनी ही आसानी से हो सकेगी। तो मोदी में विश्वास है लोगों का, तो सत्ताधारी के आदेशों की पालना करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सरलता से हो जाएगा। इसके लिए उन्हें शक्ति के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सत्ताधारी में विश्वास होना ज़रूरी है। फिर देखिए अगला सेकंड पॉइंट, एकरूपता।
एक रूपता से क्या मतलब है? विचारों और आदर्शों में एक रूपता होना जरूरी है, यही सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। विचारों और आदर्शों की एक रूपता भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। वैचारिक एक रूपता स्वतः ही आज्ञा पालन की स्थिति को पैदा करती है। वैचारिक एक रूपता, जब आपके विचार एक होंगे तो आज्ञा पालन अपने आप हो जाएगा। आपका शासक क्या कहना चाहता है और शासक के आदेशों को मानने वाला अगर उसको समझ रहा है तो आज्ञा पालन करने में आसानी होगी, सत्ता को मानने में आसानी होगी। इसी कारण राज व्यवस्थाएं उदारवाद, समाजवाद आदि विचारधाराओं का सहारा लेती है। फिर है लोकहित। लोक कल्याण की सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। लोक कल्याण भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। हम राज्य के अधिकांश कानूनों की पालना केवल दंड शक्ति के दबाव में नहीं करते। राज्यों के अधिकांश कानूनों की पालना केवल दंड शक्ति के दबाव में नहीं करते, अपितु इसलिए करते हैं कि वे लोकहित को बढ़ावा देते हैं, जैसे कर जमा करवाना, यातायात नियमों की पालना करना। इसमें क्या हो रहा है? राज्य कानूनों की पालना केवल दंड शक्ति के दबाव में नहीं कर रहा, इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जनता की भलाई को महत्व दे रहा है। तो यातायात नियमों की पालना करने पर दंड देना ज़रूरी नहीं है, दंड का दबाव बना सकते हैं, लेकिन जनता की भलाई को भी महत्व दिया जाता है। तो लोग ऐसे में लोक कल्याण ही सत्ता का प्रमुख आधार होना चाहिए। फिर आप देखिए दबाव के बारे में सुनिए आप। अनेक बार दबाव एवं शक्ति का भी सत्ता पालन के लिए प्रयोग होता है। दबाव एवं शक्ति का भी सत्ता पालन के लिए प्रयोग होता है। प्रत्येक व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर सत्ता के अन्य आधारों का कम प्रभाव होता है। प्रत्येक व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर सत्ता के अन्य आधारों का प्रभाव कम होता है, जो दमन और दबाव की भाषा ही समझते हैं। तो कुछ लोग दमन और दबाव के जरिए अपनी सत्ता को स्थापित करना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी सत्ता, दबाव की सत्ता जो वो सत्ता पालन के लिए इसका प्रयोग ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपना शासन चलाने के लिए लोग इस दबाव का भी और शक्ति का भी प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए, आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है, सत्ता के प्रकार बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है सत्ता के प्रकार। सबसे पहले देखिए परंपरागत सत्ता। ठीक है, 3 रूप है और ये सत्ता के जो प्रकार है, रूप है, ऑथोरिटी, काइंड्स ऑफ ऑथोरिटी, ये दी है आपके समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने। किसने दिए? मैक्स वेबर ने सत्ता के निम्न रूप से 3 रूप बताए हैं, सत्ता के 3 रूप बताए हैं। पहला परंपरागत सत्ता, दूसरा करिश्माई सत्ता, तीसरा कानूनी एवं तर्क संगत सत्ता। तो देखिए आप, इस सत्ता का आधार परंपराएं और इतिहास होता है। परंपरागत है तो परंपरा से रिलेटेड है और इतिहास से संबंधित है। इसमें यह माना जाता है कि जो व्यक्ति वंश और परंपरा के अनुसार व्यक्ति या वंश जो है वो परंपरा के अनुसार सत्ता का प्रयोग कर रहा है, सत्ता उसी के पास बनी रहनी चाहिए। यानी वंश के आधार पे है, अगर राजा है तो राजा का बेटा ही राज्य चलाएगा, शासन चलाएगा। तो परंपरा और वंश के आधार पे सत्ता का प्रयोग कर रहा है तो सत्ता भी उसी के पास रहनी चाहिए। इस सत्ता में तर्क और बुद्धि की कमी है। घर में वृद्धजनों की सत्ता परंपरागत सत्ता का एक उदाहरण है। घर में वृद्धजनों की सत्ता परंपरागत सत्ता का उदाहरण है। आप समझ सकते हैं इस बात से कि जिस प्रकार जैसे आज भी जो संयुक्त परिवार है उसमें कोई भी काम अगर करना होता है, जैसे पुत्र को कोई काम करना है तो वो अपने पिता से इसके बारे में ज़रूर बात करेगा। या जैसे आप समझ सकते हैं कि अपने पिता की जो अथॉरिटी है, पिता अपने पिता से राय लेकर ही आगे कार्य करना पसंद करता है। तो पिता के पिता यानी दादा की सत्ता चली आ रही होती है और उनको भी आगे किसी और से पूछने की सत्ता चली आ रही होती है। तो इस प्रकार वृद्धजन जो है उनकी सत्ता परंपरागत सत्ता के रूप में आपको देखने को मिल सकती है परिवार में। ठीक है, सेकंड है आपका करिश्माई सत्ता क्या होती है। इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें। करिश्माई सत्ता जो है ये सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुण और चमत्कारों पर आधारित है। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों और चमत्कारों पर आधारित है। इसमें जनता उस व्यक्ति के इशारे पर बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहती है। इसमें सत्ता का आधार भावनाएं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप महात्मा गांधी की बात कर सकते हैं। तो आपको पता है कि महात्मा गांधी के आधार पे, महात्मा गांधी के एक इशारे पर अंग्रेज जो है उनका कहना मानते थे, उनकी सत्ता मानते थे, लाठी का दम मानते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी सत्ता और शासन चलाया है। आपको पता है प्रथम प्रधानमंत्री हैं हमारे। तो इस प्रकार जो है इंदिरा गांधी, आप जानते हैं इंदिरा गांधी के बारे में भी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी
कि सरकार, ये सब ऐसे व्यक्तित्व थे बच्चों, जो गुण, इनमें जो गुण और जो चमत्कार थे, इनके व्यक्तित्व की पहचान थी, और लोग इनके इशारे पर, और इससे बड़ा भी एग्जाम्पल आप मोदी का ले सकते हैं, मोदी सरकार का ले सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनके इशारे पर बड़े से बड़े त्याग करने को भी लोग तैयार है, क्योंकि उसमें उन लोगों की सत्ता के प्रति भावनाएं जुड़ी हुई है। तो ये करिश्माई सत्ता के उदाहरण हैं। तीसरा देखिए, कानूनी और तर्क संगत सत्ता। कानूनी और तर्क संगत सत्ता, तो इसका आधार जो है, कानूनी और तर्क संगत सत्ता का आधार है पद। पद आधार है इसमें, व्यक्तित्व आधार नहीं है। पद इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पद में कानूनन जो सत्ता निहित है, उस पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस सत्ता का प्रयोग करता है। कानूनन जो सत्ता निहित है, उस पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सत्ता का प्रयोग करता है। जैसे शिक्षक की सत्ता, ठीक है, कलेक्टर की सत्ता, पीएम की सत्ता। तो व्यक्ति के पद की सत्ता, व्यक्ति के पद का महत्व है यहाँ पर, व्यक्ति के से कोई लेना देना नहीं है। यदि व्यक्ति सत्ता का प्रयोग जो कर रहा है, सत्ता का जो प्रयोग कर रहा है, उसका व्यक्तित्व चमत्कारिक हो, तब वह असीमित सत्ता का प्रयोग कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री का कानून समान सत्ता निहित है, प्रधानमंत्री में कानूनन समान सत्ता निहित होती है, लेकिन उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति के गुणों एवं आधार पर प्रयोग की सीमाएं अलग अलग दिखती है। तो ये आपके कानून और तर्क संगत सत्ता मानी गई है। इसके मामले में मैक्स वेबर ने स्वीकार किया है कि इनमें से किसी भी प्रकार की सत्ता शुद्ध रूप से देखने को नहीं मिलती है। ये मैक्स वेबर ने बोला है। फिर देखिए, इस प्रकार सत्ता के बिना सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन समाज सत्ता के ऊपर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है, जिससे कि सत्ता का मनमाना प्रयोग नहीं किया जा सके। सत्ता को देश के संवैधानिक कानूनों, सत्ता की संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं और नैतिक अवधारणाओं आदि के सापेक्ष रहकर कार्य करना होता है। समझ में आ रहा है? सत्ता को देश के संवैधानिक कानूनों, संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं, नैतिक अवधारणाओं आदि के सापेक्ष रहकर ही कार्य करना पड़ता है। फिर देखिए आप, वेदता, हमारा ये लास्ट पॉइंट है चैप्टर का। वेदता क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेदता, लेजिटिमेसी, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटमस से हुई है। ठीक है, लेजिटमस से हुई है, जिसका मतलब क्या है, लॉफुल अर्थात वैधानिक। लेजिटिमेसी का मतलब है वैधता या वैधानिक, लॉफुल ये लैटिन भाषा का शब्द है। वैधता, और इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है, औचित्यपूर्णता। तो वैधता अथवा औचित्यपूर्णता का लंबा इतिहास रहा है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत द्वारा और अरस्तु ने संवैधानिक शासन द्वारा शासक की वैधता को सिद्ध करने का प्रयास किया। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के द्वारा वैधता साबित करने की कोशिश की, और अरस्तु ने संवैधानिक शासन द्वारा एक शासक की वैधता को सिद्ध करने का प्रयास किया। इसमें पूर्व भारतीय दर्शन में इसका अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन मिलता है। अब आप देखिए, मनुस्मृति कौटिल्य का अर्थशास्त्र में राजा या स्वामी को सभी अधिकार कुछ कर्तव्यों के निर्वहन के साथ प्रदान किए गए। अधिकार मिले हैं, लेकिन कर्तव्य निभाने के लिए, तथा प्रजा पालन व जन कल्याण को उनके मूल कर्तव्य के रूप में पहचान दी गई कि प्रजा का पालन और उनका जन कल्याण दोनों ही जनता के लिए राजा का मूल कर्तव्य है कि वो जनता का कल्याण करे। मध्यकाल में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को राज्य की वैधता का आधार माना गया। दैवीय सिद्धांत से मतलब है कि राजा को देवता के समान माना जाता था। जो राजा बोलेगा वही प्रजा करेगी, नतमस्तक होकर रहती है। राजा में ईश्वर का अवतार देखा जाता था। यही सिद्धांत दैवीय सिद्धांत है। होब्स, लोक और रूसो ने दैवीय उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति को राज्य की वैधता का आधार माना। मध्यकाल में तो राज्य की उत्पत्ति को दैवीय सिद्धांत माना गया। राज्य जो कहेगा वही कानून है। लेकिन होब्स, लोक, रूसो जो है ये विचारक हैं, और इन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने दैवीय उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति को राज्य की वैधता मानी है। इन्होंने कहा कि नहीं, जो प्रजा बोलेगी, जो जनता बोलेगी वही राजा को करना चाहिए, इसी में वैधता है। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में जनता की सहभागिता को राज्य की वैधता का प्रमाण माना जाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में जनता की सहभागिता को राज्य की वैधता का प्रमाण माना जाता है। वास्तव में वैधता उस कारण की ओर इशारा करती है जिन कारणों से हम किसी भी सत्ता को स्वीकार करते हैं।
क्योंकि आपने पढ़ा है, शक्ति के बारे में पढ़ा है। शक्ति और वेदता जब मिलते हैं तो सत्ता बन जाती है, ठीक है, या वेद शक्ति ही सत्ता है। तो वेदता उस चीज़ को बताती है कि जिन कारणों से हम किसी भी सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ उस सहमति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को दी जाती है, ठीक है। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था को लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, तब वह व्यवस्था अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकती है। जैसे मतदान, जनमत, संचार के साधन, राष्ट्रवाद आदि वे साधन हैं जिनके माध्यम से वेदता को प्राप्त किया जाता है। वेदता ग्रीन के इस कथन को सिद्ध करती है। ग्रीन जो है उसने वेदता के मामले में क्या कहा है कि इच्छा है, इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है। ग्रीन ने क्या कहा कि इच्छा जो है, इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है। इच्छा होनी चाहिए, बल से काम नहीं चलता। तो इच्छा जो है वो इच्छा है न कि बल राज्य का आधार होता है। फिर आप देखिए कि वेदता जो है वास्तव में शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है वेदता, क्योंकि अगर वेदता शक्ति के साथ मिलती है तो सत्ता बन जाती है, और इन दोनों के बीच की कड़ी है वेदता। कोई भी शासक शक्ति के आधार पर व्यक्ति को बाहरी रूप से नियंत्रित कर सकता है। कोई भी राजा शक्ति के आधार पर व्यक्ति को बाहरी रूप से नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वेदता के आधार पर वह लोगों के हृदय पर शासन कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं मोदी सरकार के बारे में यही है कि वह लोगों के हृदय पर शासन कर रहा है, इसीलिए लगातार वो दूसरी बार भी जीत गए हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप इससे समझ सकते हैं। तो वेदता के आधार पर वह शासक जो है वो लोगों के हृदय पर शासन कर सकता है, ठीक है। इसी कारण लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में अंतर करने के लिए ये तर्क दिया जाता है। लोकतंत्र का प्रधान लक्षण वेदता है। लोकतंत्र कानून में विश्वास रखता है, जबकि राजतंत्र अधिनायक तंत्र जो है वो शक्ति या बल प्रयोग पर आधारित होता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को वेदता बनाए रखने के प्रयत्न करने होते हैं। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को वेदता बनाए रखने के प्रयत्न करने होते हैं, क्योंकि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होते हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुरूप नहीं बना पाती, यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुरूप नहीं बना पाती, तब उसकी वेदता प्रभावित होती है, ठीक है। प्राचीन काल में राजतंत्रीय व्यवस्था थी, लेकिन आज की तारीख में लोकतांत्रिक तत्वों का उदय हो चुका है। जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने अपने आप को लोकतांत्रिक तत्वों के अनुरूप ढाल लिया, उनकी तो वेदता बनी रही है, लेकिन जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने अपने आप को लोकतांत्रिक तत्वों के अनुरूप नहीं ढाला, वहाँ अगर हम देखें तो वहाँ क्रांति की स्थिति पैदा हुई है। तो जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने अपने आप को लोकतंत्र के हिसाब से ढाल लिया, उनकी वेदता बनी है, और जिन्होंने अपने आप को उनके अकॉर्डिंग नहीं ढाला, उन लोगों की वेदता पर आज भी प्रश्न है और क्रांति की स्थिति पैदा हुई है। साम्यवादी व्यवस्था अपने आप को, उदाहरण देख लीजिए, रूस में है साम्यवादी व्यवस्था। तो साम्यवादी व्यवस्था ने अपने आप को समयानुकूल नहीं कर पाई, नहीं बदल सकी, इसलिए आज इसकी कोई वेदता नहीं है साम्यवादी पार्टी की। इस तरह नवीन अव्यवस्थाओं को कई बार परंपरागत संस्थाएं एवं समूह भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। परंपरागत संस्थाओं को एवं समूह भी नवीन अव्यवस्थाओं को, नवीन अगर कोई व्यवस्था आ रही है और वो सही नहीं है, तो परंपरागत संस्थाएं और समूह भी उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से इनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये पूरी ताकत के साथ नवीन व्यवस्था को चुनौती देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार नवीन समूहों के राजनीति में प्रवेश भी वेदता को प्रभावित करते हैं। नवीन समूहों के राजनीति में प्रवेश भी वेदता को प्रभावित करते हैं। यदि इनके प्रवेश को पुराना वर्ग स्वीकार कर ले, जो नवीन समूह हैं, अगर वो राजनीति में आते हैं और उनकी वेदता को प्रभावित करते हैं, यदि इनके प्रवेश को नवीन वर्ग को पुराना वर्ग अगर स्वीकार कर लेता है, तब तो वेदता को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अगर पुराना वर्ग नवीन समूहों को राजनीति में स्वीकार नहीं करता, तो फिर बाधा पैदा होगी और वेदता को भी खतरा होगा, ठीक है। आप लोग लगातार पेपर पढ़ते होंगे तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि किस प्रकार पुराना वर्ग नवीन वर्ग के साथ अगर काम करने के लिए तैयार है, तब तो वेदता बढ़ेगी। लेकिन अगर पुराना वर्ग
नवीन वर्ग के साथ, युवा वर्ग के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है तो उनकी वेदता और कार्य में भी बाधा पैदा होगी। इसके अलावा अनेक बार राजनीतिक व्यवस्था से अत्यधिक आकांक्षाएं भी वेदता को प्रभावित। हम राजनीतिक व्यवस्था में ज़्यादा आकांक्षाएं अगर किसी से लगाते हैं, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्थाओं से अगर हम ज़्यादा आकांक्षा लगाते हैं तब भी वेदता को खतरा होता है, प्रभावित होती है वेदता। जब राजनीतिक व्यवस्था जन सामान्य की आशा को पूरा नहीं कर पाती है तब लोग उनके खिलाफ क्रांति और तख्ता पलट को तैयार हो जाते हैं। समझ में आया? जब राजनीतिक व्यवस्था जो है अगर जनता के अकॉर्डिंग नहीं है, जनता की आशाओं को पूरा नहीं कर रही है, तो जनता की आशाओं को पूरा नहीं है तो लोग उनके खिलाफ क्रांति करते हैं, लोग उनकी सरकार को तख्ता पलट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, अनेक एशियाई अफरो देशों में ऐसे तख्ता पलट होते रहे हैं। एशियाई अफ्रीकी देशों में अगर सरकार जनता के अनुसार नहीं चलती, उनके आशाओं पर पूरा खरा नहीं उतरती, तो सरकार बदलती रहती है। ऐसे में राजनीतिक व्यवस्थाएं अपने आप को नवीन व्यवस्था के अनुरूप ढालकर परंपराओं की रक्षा करके और व्यक्तिगत गुणों के आधार पर वैधता के संकट का सामना करने का प्रयास करती हैं। राजनीतिक व्यवस्थाएं अपने आप को नवीन व्यवस्था के अनुरूप खुद को ढालती है और परंपराओं की रक्षा करती है, व्यक्ति के गुणों के आधार पर वैधता के संकट का सामना करने का प्रयास करती है और सही मायने में वैधता के साथ ही कार्य करती है, जिससे उनके समूह जो है उनकी रक्षा हो सके और वो व्यवस्था में रुक सके, रह सके। ठीक है, इस प्रकार आप एंड में संक्षेप समझिए कि शक्ति, सत्ता, वेदता की अवधारणा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, घनिष्ठ है। शक्ति के बिना समाज में शांति, व्यवस्था, न्याय और खुशहाली की स्थापना नहीं की जा सकती, आप समझ सकते हैं। परंतु शक्ति की भूमिका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगी जहाँ वह केवल बल प्रयोग का साधन नहीं रह जाता। ठीक है, जहाँ बल प्रयोग की ज़रूरत नहीं है वहाँ शक्ति काम करेगी। लेकिन वेदता के साथ जुड़कर सत्ता का रूप धारण कर लेती है। समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए वेदता और शक्ति दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। अगर वेदता है तो शक्ति है और शक्ति और वेदता है तो सत्ता कायम रहेगी। यदि हम शक्ति की तुलना नंगी तलवार से करें तो सत्ता मयान में ढकी तलवार है, तो ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकलती है। अगर बल ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है तो फिर सत्ता को वेदता के साथ बाहर आना पड़ता है। लेकिन लोग सत्ता आपने पढ़ा है, सत्ता का लोग अपने दिल से इज्जत करते हैं सत्ता की। ठीक है, इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार के बल की प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में जब शक्ति सत्ता का रूप लेती है तब वह उसका आधार बन जाती है। और चूंकि सत्ता में वेदता जुड़ी होती है, इसीलिए नागरिकों के लिए आज्ञा पालन उनका कर्तव्य बन जाता है। तो नागरिक जब आज्ञा पालन करेंगे तो वहाँ पर वेदता और सत्ता बन जाएगी। इस प्रकार शक्ति, सत्ता, वेदता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शक्ति के बिना समाज में शांति नहीं हो सकती, खुशहाली नहीं हो सकती। वहीं सत्ता वेदता से जुड़ी है, जो अपने तरीके से नागरिकों से आज्ञा पालन और कर्तव्य पूरा करवाती है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। शक्ति राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। शक्ति के विविध रूप हमने पढ़े, राजनीतिक, आर्थिक और विचारधारात्मक शक्ति। शक्ति की संरचना के 4 सिद्धांत पढ़े हमने, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। सत्ता पालन के आधार क्या रहे हैं, 4 पढ़े हमने। सबसे पहले जरूरी है विश्वास, फिर एकरूपता, फिर लोकहित और सबसे इम्पोर्टेंट दबाव। तो ये 4 रूप है जिसमें सत्ता का पालन करवाया जाता है। सत्ता के 3 रूप पढ़े हमने, परंपरागत, करिश्माई सत्ता और कानूनी तर्क संगत सत्ता। फिर हमने वेदता पढ़ी। वेदता शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। तो आपका जो अध्याय है वो यहीं समाप्त होता है और उसके बाद आप अभ्यास प्रश्न देख सकते हैं। ठीक है, बहुचयनात्मक, अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक, निबंधात्मक प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। बहुचयनात्मक में आप देख रहे हैं